हमारी कंट्री में अलग अलग समय पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स रहे। सभी का अपना अपना रोल डेफिनेटली रहा। बट एक प्राइम मिनिस्टर थे ऐसे जिन्होंने गवर्नेंस के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब देखिए, इनका जो कल 16 अगस्त को ही इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इनको याद किया। चलो, डेथ एनिवर्सरी तो इनको डेफिनेटली 16 अगस्त को थी, बट इनका जो बर्थ था ना वो 25 दिसंबर को होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, द रीजन इज 25 दिसंबर जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ना, उस दिन को हम गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। आई बात समझ में। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी अलग अलग जितनी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके द्वारा कैसा काम किया जा रहा है। आप लोगों का GS2 के अंदर गुड गवर्नेंस के ऊपर आपका टॉपिक भी है, ठीक है ना। तो हम वहां पर भी इस चीज को पढ़ते हैं गवर्नेंस के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी दिन के ऊपर जब गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 25 दिसंबर को, उसी दिन निकाला जाता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है। इसको सर इंडेक्स को बनाता कौन है? देखो, हमारी ना एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। वो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है वो इस इंडेक्स को इस तरह से रिलीज करता है। कोशिश यही होती है कि अलग अलग स्टेट्स आगे काम करते रहें, यूनियन टेरिटरीज आगे आएं, कोशिश करें एक दूसरे से सीखें कहाँ पर कौन सी चीज हो रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। इसके साथ में अगर आप और नोटिस करोगे ना, तो आज के द हिंदू के अंदर कैबिनेट नॉड फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज। अब ये क्या सर मुद्दा है, इसका क्या पॉइंट है? देखो, 100+ सिटीज की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। एक्चुअल में ना इसकी थोड़ी डिटेल्स और आएंगी फ्यूचर दिनों के अंदर जब इस स्कीम को रिलीज किया जाएगा। पर स्कीम का नाम क्या होगा? प्रधानमंत्री ई बस सेवा। ठीक है ना। देखो, नाम क्या है? ई बस सेवा। ई मतलब इलेक्ट्रिक की यहाँ पे बात करी गई है। कोशिश यही है कि हम जो अर्बन मोबिलिटी की बात करते हैं ना, उसको एक तरह से थोड़ा रेवोल्यूशनाइज कर पाए। ठीक है ना। आप बोलते हैं ना, ग्रीन 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 करना है सारा कुछ, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो यहीं पर जो 10,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम के अंतर्गत, उसका फोकस इसी चीज के ऊपर है कि हम अर्बन मोबिलिटी को थोड़ा बेहतर करें। फोकस उन एरिया के ऊपर होगा जहां तक अभी तक प्रॉपर कनेक्टिविटी या फिर थोड़े कनेक्टिविटी कम है। ठीक है ना। पर कोशिश यही है कि ट्रांसपोर्टेशन को हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पर बना पाए। साथ में हमारे जो कैबिनेट है उन्होंने कुछ और भी डिसीजन लिए कि 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगभग 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होगा। ठीक है ना। एक याद करो, जब मैंने आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्पीच के बारे में बताया था, उसके अंदर मैंने एक योजना की बात करी थी जो थी विश्वकर्मा योजना। याद है ना? जहां पर मैंने बात करी था कि डिफरेंट डिफरेंट आपके जो आर्टिसंस हो गया, ठीक है ना, उनके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे उनका स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है। तो 13,000 करोड़ उस चीज के ऊपर खर्च किया जाएगा अगले आने वाले 5 सालों के अंदर। बाकी सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर फोकस है, ठीक है ना, कि सुपर कंप्यूटर्स, नए सब सुपर कंप्यूटर ऐड करेंगे। उमंग करके जो हमारी ऐप है, ठीक है, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सरकार की सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। उसके अंदर 540 और सर्विसेज यहाँ पर ऐड करी जा रही हैं। तो ये कुछ नई नई चीजें थी जो कैबिनेट द्वारा करी गई थी, राइट। अपडेट है आज की 17 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, पिछले दिनों के अंदर ना हमने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, राइट। और इंडिपेंडेंस डे में ना आप देखते होंगे तिरंगा की बड़ी इंपॉर्टेंस है, राइट। इसको ना हमें डिस्कस करना है, थोड़ा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि किसके द्वारा हमारा ये जो इंडियन फ्लैग है ये किसने डिजाइन किया था? ठीक है, मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताना। कल ना इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल में ना 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इंडियन फ्लैग के ऊपर। थोड़ा एक बार तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे उसका एनालिसिस करने की कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। पर अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में सभी लोग आंसर बताएंगे, फिर कल इसको अकॉर्डिंग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज विंडफॉल टैक्स। देखो, इसको समझते हैं कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है, विंडफॉल का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आप ना सिंपली गूगल करोगे कि विंडफॉल का आखिर मीनिंग क्या होता है, तो आपको मिलेगा कि जो अचानक से आपको धन मिल जाता है ना, उसको बोलते हैं विंडफॉल। ठीक है, टैक्स की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ विंडफॉल समझा रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो आप कहीं पर यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, आप ना अपने या फिर अपने ना घर में ऐसे घूम रहे हो। ठीक है, अब आपने सोचा थोड़ी था कि घर में आपको अचानक से कहीं से सोना मिल जाएगा। पर लेट से आपको घूमते घूमते, लेट से आपका जो गांव है या गांव के अंदर आपका खेत है, लेट से आप अपने खेत में घूम रहे हो, वहां पर घूमते घूमते आपको बहुत सारा ना सोने की एक तिजोरी मिल जाती है, बहुत सारी। अब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये
कि भैया मुझे अचानक से एक दिन घूमते घूमते इस तरह से सोने की तिजोरी मिल जाएगी, पर अब मिलेगी ना। तो यही इसी को क्या बोलते हैं, विंडफॉल, कि आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो चीज़ हो जाए और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो अब आप खुद सोचो कि सर प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट जब भी होता है तो सरकार क्या करेगी, सरकार इसके ऊपर कुछ टैक्स लगा देगी। बिल्कुल सही बात है। तो उसी को दरअसल में विंडफॉल गेन टैक्स बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ विंडफॉल गेन टैक्स का? बेसिकली वो टैक्स है जो उस चीज के ऊपर लगाया जाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गेटिंग द पॉइंट? आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉफिट हो जाता है, कोई पैसा मिल जाता है, उसके ऊपर जो सरकार टैक्स लगाती है उसी को विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। अभी क्या हुआ है, सरकार के द्वारा ना जो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स है उसको बढ़ाया गया है, किसके ऊपर? क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस होता है कंट्री के अंदर और जो डीजल का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है ना? इसके पीछे कारण यही है कि क्योंकि कई बार ना चीजों के दाम इनके ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी वजह से कंपनीज को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाता है, इस वजह से उनके ऊपर हायर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ये यूएस के अंदर भी देखा गया था जहां पर ऑयल प्राइसेस हो गया तो 1979 में वहां पर ये स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंगली हमने देखने को मिला कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई है। फोकस क्या है, क्यों लगाया जाता है? इसलिए देखो, लगाने का रीजन यही है कि देखो, एक बंदे को बहुत ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट हो गया या एक कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट हो गया, अब ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर बांटें। ठीक है ना? इससे कहीं ना कहीं अगर सरकार को जो रेवेन्यू मिलेगा तो सरकार उसको हेल्थ के ऊपर, उसको एजुकेशन के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर खर्च करी पाएगी। ठीक है ना? अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हो 2022 के अंदर जब हमने डिस्कशन भी किया था इकोनॉमी दिस वीकली के अंदर, तो ये चीज़ वहां पर भी हमने डिस्कस करी हुई थी। तो इससे फायदे क्या है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा और सरकार उनको अलग अलग जगह पे खर्च कर पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, इन सभी चीज़ों के अंदर। साथ में ही देखो, जो अमीर है वो बहुत अमीर हो जाएगा अगर उसको अचानक से पैसा मिल गया। और देखो यहाँ पे ना, मैंने तो आपको एग्जांपल भले ही जरूर दिए दिया कि आप अपने खेत में घूम रहे हो, पर एक्चुअल में आपको थोड़ी मिलेगा। एक्चुअल में होगा क्या ना, जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनको अचानक से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करें ना, ऑयल कंपनीज की बात कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी पहले से बहुत अमीर है, उनको और अमीर बना रहे हो। ठीक है ना? तो इसलिए उनके ऊपर टैक्स लगा के क्या कर रहे हैं, इनके प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। वो टैक्स को हम गरीब लोगों के अंदर बांटेंगे, कहीं ना कहीं इससे जो अमीर ज्यादा अमीर है, गरीब ज्यादा गरीब है, उसके बीच का जो फासला है उस डिफरेंस को कम करने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश है। ठीक है ना? तो यही सारी चीजें हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज थोड़ा ऐसी चीजें ना करें। ठीक है, कहीं ना कहीं जो एक्सेसिव प्रॉफिट हुआ है उसको लोगों तक बांटे। ये सारे इसके प्रोज हमें देखने को मिल जाएंगे। पर सर क्या कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं? बिल्कुल। देखो, अगर देखो इस तरह के बड़े बड़े टैक्सेस लगाए जाएंगे, विंडफॉल टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो जो पर्टिकुलर कंपनीज उस सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं शायद वो उसमें इन्वेस्टमेंट करे ही ना, क्योंकि उनको लगता है यार कल को मुझे लेट से कोई प्रॉफिट हो भी गया, काफी अच्छा खासा, और लेट से कुछ प्रॉफिट हो भी गया, तो उसमें तो ज्यादातर पैसा तो सरकार ले जाएगी, तो वो सोचेगी यार मैं क्यों ही इन्वेस्ट करूं इसके अंदर। और इन्वेस्टर भी ना काफी अनसर्टेन रहते हैं कि पता नहीं लगता यार कि कितना टैक्स सरकार लगाएगी, कितना नहीं लगाएगी। एट द सेम टाइम ये भी नहीं पता लगता ना कि कौन सी चीज विंडफॉल है, कौन सी चीज नहीं है। मैंने तो विंडफॉल का मतलब क्या बताया, आपको वो पैसा जो अनएक्सपेक्टेड मिल जाए। अब कोई चीज़ मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकती है और आपके लिए शायद आप बोलोगे कि नहीं यार मैं तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करी थी। तो क्या उस चीज़ के ऊपर फिर विंडफॉल टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ये सारे इसके कुछ कॉन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पर आपको ध्यान क्या रखना है, इसका मतलब पता होना चाहिए कि विंडफॉल का मतलब क्या है। वो यही है कि अचानक आपको कोई धन मिल जाए, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज विंडफॉल गेन टैक्स। ठीक है, एक ना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से ब्लैक मनी क्रिएशन का हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या वरी होता है, उसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में एक बार आंसर बताना। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एनएमसीज न्यू गाइडलाइंस। इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या चल रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन की जो गाइडलाइंस की बात हो रही है, देखो आप सभी ने ना मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में शायद सुना होगा। एमसीआई करके हुआ करती थी बॉडी। पर इस बॉडी के अंदर ना सरकार ने देखा कि काफी सारी करप्शन हमें देखने को मिली है और भी बहुत सारे इश्यूज थे मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो फिर क्या हुआ, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया। उसकी जगह पे ना हमने एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम क्या था, नेशनल मेडिसिन कमीशन, एनएमसी। पहली बात तो समझ आया। एमसीआई 2020 तक एग्जिस्ट करती थी, पर यहाँ पर अलग अलग इश्यूज थे इसके रिगार्डिंग, इसके करप्शन के इश्यूज थे, तो हमने ये बॉडी को बंद कर दिया। उसकी जगह पे बॉडी जो बनी दैट इज एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। अब ये क्या करती है, देखो जो आपकी मेडिकल एजुकेशन हो गया, मेडिकल प्रोफेशनल हो गया, इन सभी को जो रेगुलेट करने का काम है ना, वो नेशनल मेडिकल कमीशन का है। चलो सर ये बात तो यहाँ पे समझ आ गई कि अभी इसी बॉडी ने, एनएमसी ने क्या किया है, ये जो रेगुलेशन की पावर्स के थ्रू कहीं ना कहीं अपनी जो नई गाइडलाइंस यहाँ पे दी हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि आपके जो डॉक्टर्स होते हैं,
उनके रिगार्डिंग क्या-क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर एनएमसी ने बताया है। तो सर क्या चीज़ें इन्होंने बात करी है? देखो इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो है रिगार्डिंग प्रिस्क्राइबिंग जेनेरिक मेडिसिन्स। अब सर जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होती हैं? देखो आप लोग ना कई बार जैसे लेट्स से एक मेडिसिन खरीदने जाते हो, ठीक है? आप लेट्स से एक शॉप पे गए, तो आपको वहाँ पे ना एक मेडिसिन का पता दे दिया। अब हो सकता है ये मेडिसिन का पतला लेट्स से किसी कंपनी का हो, जैसे सिप्ला का हो गया या फिर एबट हेल्थ केयर का हो गया। अब ये जो कंपनीज ये जो मेडिसिन देंगी, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव आएंगी ना। बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता क्यों है कि मेडिसिन एक्सपेंसिव क्यों होती है? देखो इसलिए होती है क्योंकि जब इस कंपनी ने इस मेडिसिन को बनाया होगा, कहीं न कहीं पीछे बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या क्या होगा, ठीक है ना? तो इनके पास पेटेंट वगैरह होता है कुछ समय के लिए। पर जब ये पेटेंट पेटेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद ना इसी मेडिसिन की जेनेरिक मेडिसिन्स भी बनाई जा सकती हैं। कहने का मतलब क्या, जेनेरिक मेडिसिन क्या होंगी कि भैया ये जो कंपनीज के द्वारा मेडिसिन बनाई जा रही है, जो ब्रांडेड कंपनीज के द्वारा मेडिसिन बनाई जा रही है, एंड ऑन द अदर हैंड ये जो मेडिसिन है, इनकी एफिकेसी सेम होती है। मतलब कि ये भी उतना ही कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है आपकी बॉडी को, ये भी उतना ही इफ़ेक्ट करेगी। मतलब सेम उनकी पोटेंशियल उनका दोनों का सेम ही होता है। बस फ़र्क क्या होता है, इनके ऊपर ब्रांड नेम होता है, इनके ऊपर ब्रांड नेम नहीं होता। इस वजह से ना अगर लेट्स से सिप्ला की कोई मेडिसिन है, वो ₹20 की बिक रही है, तो हो सकता है जेनेरिक मेडिसिन आपकी 3 से ₹4 की ही बिक रही हो। तो इसको बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। ये वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं या जो ब्रांड नेम्ड ड्रग्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना? तो ध्यान रखना बिल्कुल भी क्वालिटी का फ़र्क नहीं होता, क्वालिटी इनकी भी सेम होती है, इनकी भी सेम होती है, इनकी भी एफिकेसी बिल्कुल बराबर होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्रांडेड मेडिसिन्स। तो अभी देखो आप जैसे इंडिया का एक पर्सन को इमेजिन करो। अब इंडिया का एक इंसान है, इसको क्या लगेगा? इसको तो ये लगेगा ना यार कि मेरी ना जेब में से बहुत सारा खर्च हो रहा है। उसी को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इंडिया में आप नोटिस करते हो ना यार, मेडिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब ऐसे टाइम के ऊपर अगर हमें इनका खर्च कम करना है, जो आम इंसान का जेब के ऊपर जो खर्च होता है, उसको कम करना है, तो कौन-सी उसको मेडिसिन्स लेनी चाहिए? वो होंगी जेनेरिक मेडिसिन्स, ना कि ब्रांडेड मेडिसिन, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन तो बहुत महँगी है, जेनेरिक मेडिसिन सस्ती हैं। तो यहाँ पर ना जो एनएमसी है, उन्होंने बोला है कि जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको ना इन्हीं को यानी कि जेनेरिक मेडिसिन्स को भी प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। अभी होता पता क्या है? हमारे डॉक्टर्स कुछ ऐसे-ऐसे करके लिख देते हैं। अब इसको पढ़ना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है देखो। आपके जो केमिस्ट होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये बोला है कि आपको ना बहुत ही सही हैंडराइटिंग के अंदर ये लिखना है कि आप कौन-सी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हो और आपको ब्रांडेड मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब नहीं करना, उसका जो जेनेरिक मेडिसिन्स है ना, उसको यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना है। तो सर अगर मान लो डॉक्टर को आपने ये सलाह दे दी कि आप जेनेरिक मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब करो और डॉक्टर ने नहीं मानी, तो क्या होगा? देखो ऐसा करने के ऊपर अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं, तो पहले तो उनको वार्निंग दी जाएगी, ठीक है ना? अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर मतलब वार्निंग के बाद उनको क्या किया जा सकता है, उनका लाइसेंस भी उनका यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर। तो इस वजह से काफ़ी हमारा सरकार का फ़ोकस है कि जेनेरिक मेडिसिन्स की तरफ यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करें। एक ना और भी आपने नोटिस किया होगा, कल भी ना मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच मैंने डिस्कस की थी, कि एक ना हमारी स्कीम है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सुना होगा आपने स्कीम के अंदर। यहाँ पर ना क्या होता है, हमारे जन औषधि केंद्र होते हैं अलग-अलग जगह के ऊपर। आप अपने घर के आस-पास नोटिस करना, आपको जन औषधि केंद्र देखने को मिलेगा। इन जन औषधि केंद्र्स के अंदर क्या होता है, आपको ये जेनेरिक मेडिसिन दी जाती हैं, काफ़ी सस्ते दामों के ऊपर। आई बात समझ में? तो हमारी सरकार का यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन का ये भी फ़ोकस है कि इन जन औषधि केंद्र जो हमारी सरकार ने खोले हैं, कहीं न कहीं इनके माध्यम से जेनेरिक मेडिसिन्स लोगों तक अवेलेबल करवाई जा पाए, लोगों की जेब के ऊपर उतना ज़्यादा खर्च ना पड़े। साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, इन डॉक्टर्स को बोला गया है कि आप सोशल मीडिया गाइडेंस को फॉलो कीजिए, एथिक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है ना? जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे आप अपना लाइक्स, फॉलोअर्स इस तरह के परचेज़ मत कीजिए, ठीक है ना? एक्चुअल में होता क्या है ना कि आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करो, लोगों को एजुकेट करने के लिए, पर इस वजह से मत यूज़ करो कि आप उसके माध्यम से कहीं न कहीं अपने पेशेंट्स को आप मिसगाइड कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट भी यहाँ पे लिखा गया है। देखो अगर ना डॉक्टर को लगता है कि जो पेशेंट है, वो या तो लेट्स से कोई गुंडा है या फिर ना पेशेंट वाले डॉक्टर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। इस टाइम के ऊपर आपका जो डॉक्टर है ना, वो पेशेंट को बोल सकता है कि मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। ठीक है? तो आपके डॉक्टर के पास राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट है। एट द सेम टाइम अगर डॉक्टर को लगता है कि यार पेशेंट वाले ना मुझे कहीं न कहीं मुझे मेरी फीस पे नहीं कर पाएँगे, तो उस केस में भी डॉक्टर पेशेंट को मना कर सकता है कि मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। समझना इस बात को। डॉक्टर मना कर सकता है अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं हैं।
पर ये सिर्फ आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले कर सकते हैं। डॉक्टर जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले हैं वो मना नहीं कर पाएंगे। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले मना नहीं कर पाएंगे किसी का इलाज करने से, एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज क्या है, आपके लेट्स से जो अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाली चीजें चल रही हैं या फिर किसी की जान के ऊपर आ बनी है, उसको आप मना नहीं कर पाओगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में इन्होंने और भी बातें करी हैं कि आपका जेंडर, रेस, रिलीजन क्या है, उसके बेसिस के ऊपर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है ना। डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको, एथिक्स को फॉलो करना है, ये सारी चीजें। प्लस एट द सेम टाइम एक डॉक्टर को यहाँ पे इस तरह से अबॉर्शन को मना नहीं कर सकता कि अगर वो उसमें नहीं मानता है। ये सारी चीजें हो गया। साथ ही साथ उनको लर्निंग करती रहनी चाहिए, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, ऑन द जॉब उनको लर्निंग करनी होगी। अपने जो पेशेंट है उनके जो स्कैन्स वगैरह हैं उनको ऑनलाइन यहाँ पे नहीं डालना है, उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट रखनी है। ये सारी बातें नेशनल मेडिकल कमीशन ने नई गाइडलाइंस के अंदर बता रखी हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्राइसिस इन लीबिया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो लीबिया की ना बस लोकेशन आपको जाननी है। लीबिया आपको यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी हुआ क्या है, अभी दरअसल में ना देखो दो इनके यहाँ पे फैक्शंस हैं, उनके बीच में हमें यहाँ पे लड़ाई देखने को मिल गई है। उस वजह से ये जो लीबिया का एकमात्र एयरपोर्ट है, ठीक है, वो एकमात्र सिविलियन एयरपोर्ट है त्रिपोली के अंदर, ये इसकी कैपिटल ना त्रिपोली, यहाँ पर इसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। वैसे देखो जो वॉरफेयर है लीबिया के अंदर कई सालों से ही चली आ रही है, पर अभी रिसेंटली थोड़ी सी यहाँ पे अभी बढ़ गई है, और इस वजह से लगभग 55 लोगों से की डेथ हो चुकी है, और 146 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। तो एक स्पेशल डिफरेंस फोर्स है वहाँ पे और एक दूसरी और फोर्स है, उनके बीच में यहाँ पर इश्यूज देखने की वजह से ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। ध्यान रखना लीबिया का यहाँ पे ना मेडिटेरियन सी की तरफ, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आपको मेडिटेरियन सी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी और उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आप देख सकते हो। मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ। जैसे ना कुछ दिन पहले हमने नाइजर के बारे में बात करी थी, तो नाइजर भी आपको इसके सदर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आपको सूडान, इजिप्ट हो गया, आपका चैड, ठीक है, अल्जीरिया, टूनेशिया, ये अलग अलग बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको लीबिया की देखने को मिल जाएंगी। तो इसकी आप लोकेशन डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते, दैट इज कावेरी वाटर शेयरिंग इशू। अब सर ये क्या मुद्दा है कावेरी का। देखो कावेरी का मुद्दा कोई नया नहीं है, बार बार न्यूज में आता ही रहता है। अभी क्यों न्यूज में आया है, क्योंकि जो तमिलनाडु की सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि आप इंटरवीन कीजिए, और जो कर्नाटका का एक्चुअल में, जो कर्नाटका को ये 24,000 क्यूबिक फीट जो आपने बोला था पानी, वो इंश्योर करवाइए कि ये इसको इमिडिएटली रिलीज करे। दरअसल में ना आप नोटिस करना कि यहाँ पर ना टोटल हमारी चार पार्टीज हैं। एक तो आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है ना, एक आपका तमिलनाडु हो गया, उसी तरह से केरला का भी कुछ हिस्सा है, एंड लास्टली आपको यहाँ पे ना आपको पुडुचेरी देखने को मिलेगा। तो ये तीन स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर चार पार्टीज हमें इस डिस्प्यूट में देखने को मिल जाती हैं। अभी हुआ क्या है एक्चुअल में ना, अगर आप नोटिस करोगे, थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि 1892, हाँ जी, आज से 130 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। उस टाइम पे ना जब यहाँ पे आप जानते हो कि मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पे आपको मैसूर देखने को मिलता था, है कि नहीं, उनके बीच में भी उस टाइम पे डिस्प्यूट था कावेरी के रिगार्डिंग। फिर बाद में 1924 में भी एक एग्रीमेंट हुआ उस टाइम के मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में। फोकस पता क्या था एक्चुअल में, आप नोटिस करो जो हमारी कावेरी रिवर है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो स्टार्ट होती है आपकी कर्नाटका के अंदर से। आपने ना ब्रह्मगिरी का नाम सुना होगा, ये ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और फिर अकॉर्डिंगली फ्लो करते करते यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है। अब होता क्या गया धीरे धीरे, आप नोटिस करो कि यहाँ से पानी इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। अब कर्नाटका ने ना बीच में क्या करना शुरू कर दिया 1974 ऑनवर्ड्स, यहाँ पर अपने कुछ रेजर्वायर बनाने शुरू कर दिए, या फिर उसने क्या करने लग गया, पानी को डाइवर्ट करने लग गया। उस टाइम तमिलनाडु को लगा यार हमें तो कुछ पानी ही नहीं मिल रहा, ठीक है, कर्नाटका डाइवर्ट करे जा रहा है पानी को। तो इस वजह से 1990 1990 में ना एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। अब इसने 17 साल लगा दिए, 2007 में इसका जाके फाइनल ऑर्डर आता है, ठीक है ना, कि उनको बोला गया कि पानी कैसे शेयर किया जाएगा, पर अकॉर्डिंगली उसकी भी प्रोविजंस को नहीं माना गया, इसलिए ये डिस्प्यूट अकॉर्डिंगली बार बार चलता जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई थी। आपको ध्यान क्या रखना है, एक आर्टिकल 262 के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है कि अगर मान लो इंटरस्टेट रिवर्स का कोई भी डिस्प्यूट आता है, उस केस में क्या होता है, आपका जो पार्लियामेंट है वो किसी लॉ के माध्यम से इनके डिस्प्यूट्स को एजुकेट कर सकता है उनके, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारे पास एक लॉ भी है, उस लॉ का नाम क्या है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो एक एक्ट आया था 1956 के अंदर, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, उसके माध्यम से ये चीज़ करी जाती है, ठीक है। अलग अलग आपको ट्रिब्यूनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, महानदी हो गया या कावेरी हो गया, इस तरह के डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके हिसाब से होता क्या है ना कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट करती है कि कोई वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हाँ जी, तो अकॉर्डिंगली उसके रिगार्डिंग एक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को यहाँ पे बनाया जाता है।
इश्यूज कहीं ना कहीं यही रहते हैं कि देखो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कभी बारिश बदल जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ किसी एरिया में ज़्यादा होगी तो हो सकता है उसको पानी ज़्यादा चाहिए हो, एग्रीकल्चर डिमांड हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये सारे मुद्दे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये इसकी हिस्ट्री तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की। ठीक है। यहाँ पर आप और भी नोटिस करो, देखो पुडुचेरी की जो मैं बात कर रहा था ना, आप पुडुचेरी को भी देख सकते हो। यहाँ पे उसकी पुडुचेरी के अलग अलग पार्ट्स हैं, आपको माही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये भी पुडुचेरी का पार्ट है। और पुडुचेरी खुद तो है ही है, यहाँ पे कराईकाल हो गया, एंड लास्टली यहाँ पे यनम। ये आपको चारों पॉइंट्स भी इसके रिगार्डिंग पुडुचेरी के लोकेशन के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज इंडिया पब्लिक डेट। देखो एक्चुअल में ना दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पे बात करी गई है कि इंडिया का जो पब्लिक डेट है वो ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया में और कंट्रीज का भी इनफैक्ट ना पब्लिक डेट काफी ज्यादा है। अब पब्लिक डेट होता क्या है, देखो यहाँ पे बात करी जाती है कि जैसे गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है। अब सरकार कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिसने उसने डोमेस्टिक लेंडर जो इंडिया के अंदर हैं उनसे पैसा बोरो किया होगा, एंड एट द सेम टाइम कुछ पैसा ऐसा होगा जो इंडिया ने बाहर से बोरो किया हुआ, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स। उसी को बोलते हैं क्या, इंडिया पब्लिक डेट, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इंडिया ने लोन क्यों लिया। देखो लोन इसीलिए लिया क्योंकि हमारा जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है हमारी रिसीट से, कहीं ना कहीं उसको कवर करने के लिए, बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए इस चीज को यहाँ पे लिया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा देखें कि बात क्या हुई है, ऐसा क्या कारण रहा कि इंडेटनेस ज्यादा बढ़ गई। देखो समझना इस चीज को, जब पेंडेमिक था तब कहीं ना कहीं सरकारों को खर्च करना था। यह सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। जब पेंडेमिक था तो कहीं ना कहीं सरकारों को ज्यादा खर्च करना था, इस वजह से उन्होंने लोन ज्यादा लिया। ठीक है ना। क्योंकि उनको यहाँ पे एक तरह से इकोनॉमी को पुश करना था, फिजिकल स्टिमुलस देना था, तो ज्यादा पैसा उन्होंने यहाँ पे बोरो किया। तो इस वजह से एक चीज तो बढ़ गई। दूसरी बात ना, जैसे पेंडेमिक पीछे होता गया तब कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिला, इंटरेस्ट रेट के अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिली। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनको डेट सर्विसेज के टाइम के ऊपर जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो सरकारों का डेट है ना वो अकॉर्डिंगली ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। हम जो जनरली मेजर यूज करते हैं वो देखते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो किसी कंट्री की क्या है, ताकि अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर मेजर के हिसाब से यहाँ पे चीजें देख पाए। अब देखो इंडिया का डेट तो बढ़ रहा है, पर क्या ऐसा है कि इंडिया डिफॉल्ट कर देगा। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हमने कहीं से कर्जा लिया हुआ है, हम उस कर्ज को वापस ना कर पाए। क्या ऐसा होने वाला है कि इंडिया के साथ? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। इंडिया का कर्ज ज्यादा है, पर डेफिनेटली हम अपनी अभी की नीड्स भी या अपनी ऑब्लिगेशंस भी, एंड साथ ही साथ फ्यूचर में जिसको भी हमने पैसा लौटाना होगा हम समय पे उनको लौटा पाएंगे। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करना, यहाँ पे दो टर्म्स लिखी गई हैं, इनको आप बहुत ध्यान से समझना। होता क्या है ना कि इंडिया का जो डेट है वो लॉन्गर टेन्योर का है। लॉन्गर टेन्योर मतलब हमें लंबे समय में पे करना है। ठीक है ना। एक होता है शॉर्ट टेन्योर, एक होता है लॉन्ग टेन्योर। यहाँ पर हमने जो पैसा लिया हुआ है ना वो लंबे समय के लिए लिया हुआ है, तो हम उसको पे कर पाएंगे। जो ज्यादातर इंडिया का लोन है वो लॉन्ग टेन्योर का है, साथ ही साथ फिक्स रेट के ऊपर है, फ्लोटिंग रेट के ऊपर हमारा नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इंडिया का डेट बर्डन फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बढ़ेगा बट ऐसा नहीं है कि हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे नंबर्स भी आप देख सकते हो। एक चीज यहाँ पे ना और भी हमें देखनी है, सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजी। होता क्या है ना कि अगर लेट से आपने किसी से लोन लिया हुआ है, ठीक है, पर हमारी देखो जीडीपी भी तो बढ़ रही है। तो इंडिया के केस में ना जीडीपी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका जो जिस रेट के ऊपर सरकार ने बोरो किया हुआ है। तो जब जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारी सरकार पैसा कमाएगी, सरकार पैसा कमाएगी तो कहीं ना कहीं हमने जो कर्जा लिया हुआ है हम उस कर्जे को वापस कर पाएंगे। तो इंडिया के केस में ये अच्छी बात है कि इंडिया की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, और इस वजह से हमारी जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो सही डायरेक्शन में है। इसलिए हम कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि हम यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं करने वाले। ये आप नोटिस करो, बस एक पेंडेमिक वाला पीरियड छोड़ दो। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो हमारी जो आई थिंक ग्रे कलर में जो लाइन है ये हमेशा ही ऊपर रही है एज कंपेयर टू हमारा जो हमने जो कूपन की बात करें। ठीक है, कूपन मतलब जो हमारे बॉन्ड्स वगैरह हमने किए हैं। तो आप नोटिस करो जीडीपी हमारी काफी तेजी से बढ़ी है, इस वजह से हमारी सस्टेनेबिलिटी अच्छी खासी है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। विश्वकर्मा योजना मैंने आपको मोदी जी के स्पीच में बताई थी, आज भी थोड़ा डिस्कशन इसके ऊपर हमने कर लिया। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ उनका। आदित्य L1 मिशन, ठीक है, तो क्या ये पहला स्पेस मिशन है जो सन को और सोलर कोरोना को ऑब्जर्व करेगा? बिल्कुल, यहाँ पे चीज करेक्ट है। एजुकेशन, क्या करंटली ये यूनियन लिस्ट के अंदर है? बिल्कुल गलत है। करंटली कहाँ पर है? ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। G7 के अंदर कि ये सारी कंट्रीज हैं? नहीं, चाइना थोड़ी बात करी थी। चाइना की जगह कौन था? इटली था। बाकी सारी चीजें ठीक है। रेमिटेंसेस क्या स्लो हुए हैं? नहीं, रेमिटेंसेस बढ़े हैं। एफडीआई के अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिला है, तो ये स्टेटमेंट भी इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो।
तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।